जैसे यार हम टू ऑल आज का हमारा टॉपिक है स्टीफन्स लॉ। तो जैसा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखते आ रहे हैं कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन का जो कारण थे आपके उनमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सब की आपकी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा इनकी एक जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कमी है। उसी कमी के कारण आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका ओरिजिनेट हुई थी। उसी जो क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमने बताया कि उसको डिफाइन करने के लिए वीन्स ने अपने एक नियम दिया था, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक आपका स्टीफन ने अपना नियम दिया था, स्टीफन्स लॉ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और उसका द्वारा इमिटेड रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम जब स्टीफन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो स्टीफन्स लॉ से पहले हमने आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया है, जो कि कहता था आपका कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। मतलब कि जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने एक ग्राफ बनाया था आपका एनर्जी वर्सेस आपका लैम्डा का, मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर पर कौन सा वाला लैम्डा मैक्सिमम होता है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होती जाएगी। कुछ ग्राफ हमारा ऐसा था कि ये आपका जैसे इस पॉइंट पर आपका लैम्डा मैक्सिमम है और टेम्परेचर लेट से T1। सिमिलरली एक ग्राफ अगर हम और बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपका टेम्परेचर आपका T2 हो गया और लैम्डा एम आपका थोड़ा सा इधर साइड को शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं T3 बनाऊँ तो लैम्डा 3 आपका थोड़ा और इधर को शिफ्ट हो गया है और टेम्परेचर आपका हमने इंक्रीज कर दिया है। जो यहाँ पर T1 टेम्परेचर है वो सबसे कम है, फिर T2 है, फिर T3 है। तो ये आपका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ था। अब इसमें वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है आपका वो केवल एक वेवलेंथ की बात करते हैं, और वो कौन सा है? लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। और जो आपका स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन लॉ क्या करता है आपका? टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो एक टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी आपकी एब्सॉर्ब होती है वो बताता है आपका स्टीफन्स लॉ। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं एक बार फिर से देखिए, एक एक टेम्परेचर हमने लिया लेट से T1 और उस टेम्परेचर पर ये ग्राफ था आपका रेडिएशन का और ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इमीडिएट रेडिएशन, ये आपका लैम्डा है। तो ये जो टोटल एरिया है, ये पूरा एरिया, इस एरिया का टेम्परेचर से क्या डिपेंडेंसी है? क्योंकि हर एक अलग अलग, अगर मैं एक ग्राफ और बनाऊं आपका, ये दूसरे टेम्परेचर के लिए बात करेगा तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि एरिया में थोड़ा सा क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। एरिया का मीनिंग क्या है आपका? एनर्जी है यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं बहुत ही इजीली वे में? हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ई लैम्डा है, ई लैम्डा माने कि जो आपका एनर्जी, एनर्जी इमिटेड है बाय द ब्लैक बॉडी, वो जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी टेम्परेचर की फोर्थ पावर पर। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको दिख रहा होगा कि एरिया आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ क्या बताता है आपका? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी आपकी इमिटेड हो रही है किसी ब्लैक बॉडी के कारण, वो बताता है। और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं सिग्मा, और ये स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो एक बार अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ आपका स्टीफन्स लॉ को, तो वो क्या कहता है कि द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका ब्लैक बॉडी के कारण कितनी एनर्जी आपकी इमिट होती है उसको बताता है आपका स्टीफन्स लॉ।
जय सिया राम टू ऑल।